गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में रसायन। इसके अंदर हमने फर्स्ट डे आपको अम्ल और क्षार की सामान्य विशेषताएं बताई थी। सेकंड डे भी हमने यही चीजों पे डिस्कस किया था। थर्ड डे मैंने आपको कल लवणों के बारे में बताया और आरएनएस परिकल्पना हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने अम्ल क्या होते हैं, आरएनएस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, ये हम देख रहे थे। तो कल हमने अम्लों के बारे में डिस्कस कर लिया था। अम्ल किसे कहते हैं, आरएनएस ने अम्लों को किस प्रकार परिभाषित किया। तो कल मैंने आपको बताया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल पर आरएनएस ने दो भागों में डिवाइड किया था। एक थे प्रबल अम्ल और दूसरे थे दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और इसके विपरीत वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स भी हमने कल देखे थे। आज हम डिस्कस करेंगे वही आरएनएस परिकल्पना के अनुसार क्षार। आरएनएस ठीक है, ये पढ़ रहे थे अपन, और इसमें आज हमें डिस्कस करना है क्षार क्या होते हैं। देखिए, इसकी सामान्य सी वही एक लाइन की परिभाषा है, डेफिनेशन है। आरएनएस ने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, कौन सा आयन देते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन को किससे शो करते हैं अपन, OH माइनस। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, क्षार कहते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे अपन एग्जांपल देखें, NaOH, ठीक है, इसको जब हम जल में डालते हैं तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है और Na++OH माइनस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये सब किसमें है, जलीय विलयन में, इसलिए इनके साथ क्या लिखते हैं अपन, AQ यानी एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह KOH इज इक्वल टू K++OH माइनस, ये भी एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और उदाहरण लिख सकते हैं अपन, जैसे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4+, तो ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन में जो है डिवाइड हो जाता है, ये भी जलीय विलयन में है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वो पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, ये OH माइनस आयन दे रहे हैं सभी। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं इन सभी को हम, क्षार। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां भी जिस तरह हमने अम्लों में देखा था डिवाइडेशन, उसी तरह आरएनएस ने क्षारों को भी दो भागों में विभक्त किया। एक तो प्रबल क्षार और दूसरे दुर्बल क्षार। क्षारों को भी उन्होंने कितने भागों में डिवाइड कर दिया था, दो भागों में डिवाइड कर दिया था। एक तो प्रबल क्षार
प्रबल क्षार क्या होंगे? तो वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? प्रबल क्षार। वे क्षार जो जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं? पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। ऐसे क्षारों को प्रबल क्षार कहते हैं। यानी उनके पास जितने भी हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं वो सभी जल में त्याग दिए जाते हैं। ठीक है, जल में आयनित कर दिए जाते हैं। तो ऐसे क्षारों को हम प्रबल क्षार कहते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल देखें अपन तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपके? प्रबल क्षार हैं। ठीक है, इसी तरह होते हैं आपके दूसरे दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार क्या होते हैं? तो वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते हैं। दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित नहीं हो पाते, यानी जितने हाइड्रोक्सिल आयन इनके पास होते हैं वो सभी को जल में वियोजित नहीं करते। जैसे यानी जल में ये पूर्णतः वियोजित नहीं हो पाते। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपके? दुर्बल क्षार की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जल में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन्हें दुर्बल क्षार कहा जाता है। तो इस तरह आरएनएस की परिकल्पना जो है हमने देखी, जिसमें उन्होंने अम्ल और क्षार को हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के आधार पर जो है वर्गीकृत किया कि वे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं या जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, और जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, इनका हमने वर्गीकरण भी देखा। अब देखिए इसके बाद आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस हुई, आगे जैसे जैसे जो है विज्ञान में और अध्ययन हुए, तो उन्होंने देखा कि ऐसे कई पदार्थ हैं, ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन और OH- आयन अनुपस्थित हैं। यानी ऐसे पदार्थ, ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन आयन नहीं है और या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, तो फिर उनको अम्ल और क्षार में किस तरह से विभाजित किया जाए। वैज्ञानिकों ने जो है एक प्रश्न रखा कि ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन आयन नहीं है या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, उनको अम्ल और क्षार में कैसे वर्गीकृत करेंगे, क्योंकि आरएनएस की संकल्पना जो है वो तो केवल उन्हीं यौगिकों को अम्ल और क्षार में विभाजित करती है जिनमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं। और जिनमें ये आयन उपस्थित नहीं है तो उनको अम्ल और क्षार में विभाजित कैसे किया जाए, इस समस्या का समाधान आरएनएस नहीं कर पाए। तो फिर इसके स्थान पर एक दूसरी संकल्पना जो है वो प्रस्तुत की गई, और उस संकल्पना को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। तो दूसरी संकल्पना जो है हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रॉन्स्टेड लोरी संकल्पना। दूसरी संकल्पना क्या है आपके सामने? ब्रॉन्स्टेड लोरी संकल्पना। ठीक है, दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, एक डेनिस वैज्ञानिक है और एक
अंग्रेज वैज्ञानिक हैं लॉरी। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके अम्ल और क्षार की संकल्पना को प्रस्तुत किया, जिसे ब्रोंस्टेड लॉरी संकल्पना कहा गया। ये जो संकल्पना है ये किस पर आधारित है? प्रोटॉन पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रोटॉन पर। ये संकल्पना किस पर आधारित है स्टूडेंट्स? प्रोटॉन पर। जबकि आरएनए संकल्पना किस पर आधारित थी? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन पर। ठीक है, ये अपन को ध्यान में रखना है। ये बातें अपन को दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि आरएनए संकल्पना किस पर आधारित थी? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन पर। जबकि ब्रोंस्टेड लॉरी संकल्पना किस पर आधारित है? प्रोटॉन पर आधारित। ठीक है, तो प्रोटॉन के आधार पर, प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रोटॉन को कोई H+ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रोटॉन के आधार पर इन्होंने संकल्पना प्रस्तुत की। किस प्रकार पर प्रस्तुत की? अम्ल को किस तरह परिभाषित किया? तो इन्होंने बताया कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं, वे पदार्थ जो क्या होते हैं? प्रोटॉन दाता होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता हैं, ठीक है, यानी जो प्रोटॉन त्यागते हैं, दूसरों को प्रदान करते हैं प्रोटॉन किसी दूसरे यौगिक को, तो वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इसके विपरीत क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन ग्राही होते हैं। क्षार कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो प्रोटॉन अम्ल जो होते हैं या प्रोटॉन दाता जो है, प्रोटॉन दाता को हम क्या कह रहे हैं? अम्ल कह रहे हैं। परिभाषा के अनुसार प्रोटॉन दाता क्या कहला रहे हैं? अम्ल कहला रहे हैं। ठीक है, और जब ये प्रोटॉन त्यागता है तो प्रोटॉन त्याग कर ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? ये परिवर्तित हो जाता है संयुग्मी क्षार। ध्यान रखना, किसमें परिवर्तित होता है? अम्ल जो है वो प्रोटॉन त्याग कर संयुग्मी क्षार में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह जो प्रोटॉन ग्राही है, प्रोटॉन ग्राही क्या करता है? प्रोटॉन ग्राही क्या है? क्षार। ठीक है, प्रोटॉन ग्राही क्या करता है? क्षार जो है वो प्रोटॉन ग्रहण करता है। ठीक है, और प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? संयुग्मी अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस संकल्पना को क्या कहते हैं? और अपन इस संकल्पना को और नाम दिया जाता है संयुग्मी अम्ल क्षार संकल्पना। क्या कहा जाता है इसको? संयुग्मी अम्ल क्षार संकल्पना भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ब्रोंस्टेड लॉरी संकल्पना या संयुग्मी अम्ल क्षार संकल्पना भी कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्लियर है आपके कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। इसके विपरीत वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अब देखते हैं अपन क्या इसके एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे HCl plus H2O is equal to H3O plus Cl minus। अब यहाँ पर क्या हुआ? देखिए, अभिक्रिया को देखने से पता लग रहा है कि यहाँ से हाइड्रोजन आयन, यानी हम कहते हैं यहाँ से प्रोटॉन, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन पर आया था तो यहाँ से प्रोटॉन निकला और वो किसने ग्रहण कर लिया? जल द्वारा वो ग्रहण कर लिया गया। इससे क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन बन गया H3O प्लस। ठीक है, और साथ में Cl माइनस यानी क्लोराइड आयन जो है इसमें से मुक्त हुआ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अपन ये क्या है? प्रोटॉन दाता। क्या है ये? प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन त्याग रहा है
ठीक है। प्रोटॉन दाता को हम क्या कहते हैं? अम्ल। प्रोटॉन दाता क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? अम्ल कहलाता है। ठीक है, क्लियर? ये क्या है सब? प्रोटॉन ग्राही। क्या है ये? प्रोटॉन ग्राही। ठीक है, अब ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, प्रोटॉन ग्रहण करके किस में बदल रहा है? H3O+ में बदल रहा है। प्रोटॉन ग्राही को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ये तो हमें पता लग गया अभिक्रिया के अंदर की अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है। जिसने प्रोटॉन त्याग दिया, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अम्ल। जिसने प्रोटॉन ग्रहण कर लिया वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर अपन देखें तो ये अम्ल जो है इसमें परिवर्तित हुआ Cl- में। ठीक है, तो Cl- में परिवर्तित हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो अम्ल है, ठीक है, HCl क्या है? यहाँ पर प्रोटॉन दाता है, यानी ये प्रोटॉन त्यागता है और प्रोटॉन त्याग कर Cl- में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब जो प्रोटॉन त्याग रहा है और Cl- में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये किसका निर्माण कर रहा है? संगत क्षार का। ये संगत क्षार है इसका, किसका? HCl का। HCl का क्या है? ये संगत क्षार। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? संगत क्षार जो बनता है इसको बोलते हैं अपन संयुग्मी क्षार। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको? संयुग्मी क्षार। क्या है ये? संयुग्मी क्षार है, किसका? HCl का। ठीक है, इसी तरह यहां पर देखें अपन, यहां पर H3O+ बना। ठीक है, इसने क्या किया? प्रोटॉन ग्रहण किया, प्रोटॉन ग्रहण करके H3O+ में परिवर्तित हो गया। तो ये इसका क्या कहलाता है? संयुग्मी अम्ल कहलाता है। ठीक है, कहलाता है संयुग्मी अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में अपन को पता लग रहा है कि HCl जो है ये प्रोटॉन त्यागता है, प्रोटॉन त्याग कर Cl- में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, जो इसका संगत क्षार है, जिसे हम संयुग्मी क्षार भी कहते हैं। इसी तरह H2O प्रोटॉन ग्रहण करके H3O+ में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, जो इसका संगत अम्ल है, जिसे संयुग्मी अम्ल भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें एक पदार्थ जो है, एक यौगिक जो है वो प्रोटॉन त्याग रहा है, दूसरा यौगिक प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो जो यौगिक प्रोटॉन त्याग रहा है उसको अम्ल और जो प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है उसको क्षार कहते हैं। और इसके साथ बनने वाले जो पदार्थ हैं वो क्रमशः संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल कहलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें प्रोटॉन के आधार पर इस तरह से ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने जो है अम्ल क्षार संकल्पना को प्रस्तुत किया। इसको चाहे तो अपन एक उदाहरण से और देख सकते हैं, जैसे H2O+ NH3 is equal to NH4+ OH-। ठीक है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि NH3 ये क्या बना रहा है? NH4+ बना रहा है, यानी इसने क्या किया है? प्रोटॉन ग्रहण किया है। इसका मतलब ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, तो प्रोटॉन कौन त्याग रहा है? ये। ठीक है, इसने प्रोटॉन त्याग दिया, क्योंकि H2O कैसे बना होता है? OH। इसने ये प्रोटॉन वाला हिस्सा जो है त्याग दिया, तो क्या शेष रह गया? OH- शेष रह गया। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है? प्रोटॉन दाता। प्रोटॉन दाता, ये प्रोटॉन दाता क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है, ये क्या है? प्रोटॉन ग्राही। प्रोटॉन ग्राही क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है, अच्छा, प्रोटॉन दाता किसमें परिवर्तित हुआ? OH- में। ठीक है, तो प्रोटॉन दाता यानी अम्ल जो है वो किसमें परिवर्तित होता है स्टूडेंट्स? संयुग्मी क्षार बना देता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? इसका संयुग्मी क्षार बन गया, किसका? H2O का। और ये क्या बनाएगा इसका? संयुग्मी अम्ल। क्या बनाता है ये? संयुग्मी अम्ल बना देता है। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस अभिक्रिया के अंदर तो H2O किसका कार्य कर रहा है? प्रोटॉन ग्राही यानी क्षार का। और इस अभिक्रिया के अंदर H2O किसका कार्य कर रहा है? अम्ल। ठीक है, एक ही पदार्थ दोनों प्रकृति
प्रदर्शित कर रहा है, अम्ल की भी और क्षार की भी। निर्भर किस पर करता है कि वो किस अभिक्रिया के अंदर, जिस अभिक्रिया के अंदर वो प्रोटॉन त्याग रहा है तो उस अभिक्रिया में क्या कहलाएगा, वो अम्ल कहलाएगा। ठीक है। और यदि किसी अभिक्रिया के अंदर वो प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वो पदार्थ क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ब्राउनस्टेड-लॉरी ने अम्ल और क्षार की संकल्पना में जो है ये बताया कि जो पदार्थ प्रोटॉन त्यागते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, इसके विपरीत जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है। इस संकल्पना को और किस नाम से जाना जाता है, संयुग्मी अम्ल क्षार संकल्पना भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन त्यागने वाला जो पदार्थ है, प्रोटॉन दाता जो है, वो संयुग्मी क्षार में परिवर्तित हो जाता है, और जो प्रोटॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ है यानी प्रोटॉन ग्राही जो पदार्थ है यानी जो क्षार है, वो संयुग्मी अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इसको संयुग्मी अम्ल क्षार परिकल्पना भी कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थी ब्राउनस्टेड-लॉरी संकल्पना। अब आगे और भी इसमें अध्ययन हुए अम्ल क्षार के बारे में। तो जैसे जैसे इसमें अध्ययन हुए वैज्ञानिकों के सामने एक और बात निकलकर सामने आई कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे CO2, BF3, SO2। ठीक है। अब इनमें ना तो प्रोटॉन है और ना ही इनमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन है, तो फिर इनको अम्ल और क्षार में कैसे विभाजित करें। यानी कुल मिलाकर ऐसे पदार्थ जो कैसे हैं, एप्रोटिक, यानी जिनमें प्रोटॉन नहीं है, तो एप्रोटिक पदार्थ जो हैं उनको अम्ल और क्षार में कैसे विभाजित किया जाए। तो फिर बाद में आगे और अध्ययनों से पता लगा कि यदि पदार्थों को इलेक्ट्रॉन के आधार पर विभाजित किया जाए तो उनको अम्ल और क्षार में सही सही हम पहचान कर सकते हैं, यानी उनको अम्ल और क्षार के रूप में सही सही पहचाना जा सकता है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो है इनको विभाजित किसने किया, वो किया था लुईस या लेविस नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अम्ल और क्षार को इलेक्ट्रॉन के आधार पर विभाजित किया। ठीक है। तो आगे हम तीसरी संकल्पना जो इसमें पढ़ेंगे वो है लेविस संकल्पना या लुईस संकल्पना, जिसमें विभिन्न पदार्थों को इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो है अम्ल और क्षार में हम वर्गीकृत करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।